हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रोकार्योटिक सेल्स, जो कि सेल्स के बारे में। सेल्स के दो डिविजन्स होते हैं, एक यूकार्योटिक और एक प्रोकार्योटिक। तो ये प्रोकार्योटिक सेल्स के बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे और अगले सेशन में हम यूकार्योटिक सेल्स के बारे में देख पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, चैप्टर, जो कि क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 5 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक्स जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है कि प्रोकार्योटिक सेल्स की डिटेल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। प्रोकार्योटिक सेल्स के कंपोजिशंस जो होते हैं, जो डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9 के हिसाब से जितना भी रिलेवेंट है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोकार्योटिक सेल्स की डिटेल, तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये सबसे सिंपल सेल होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात बोली जाए, कोई आपसे पूछे कि प्रोकार्योटिक सेल्स कैसे होता है, तो सबसे पहले चलते हैं कि सबसे सिंपल सेल होती है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसके अंदर कितनी नंबर सेल्स होती हैं, तो भैया इसके अंदर सिर्फ एक सेल होती है। ठीक है। अब क्योंकि जैसे मैंने बोला सेल सिंपल है, तो हम इससे ये अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि सिंपल है तो इसका साइज भी छोटा ही होने वाला होगा। तो उस हिसाब से अगर हम इसके सेल साइज की बात करें, तो इसका सेल साइज 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है। अगर ये साइज इतना छोटा होता है तो डेफिनेटली इसको माइक्रोस्कोप में ही देख पाएंगे, सामने तो वैसे देख नहीं पाएंगे, है ना। अच्छा, इसके अंदर ऑर्गेनल होते हैं कि नहीं होते? नहीं, इसके अंदर कोई ऑर्गेनल नहीं होते। अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात भैया, कब से है ये तो जब से भी ये जो हुआ ना, जब थ्योरी जब से डेवलप हुई थी, जब से बिग बैंग थ्योरी आई थी, उसके टाइम से देखा जाए तो सबसे पहले वाली जो सेल आई थी, सबसे शुरू में जो सेल आई थी, उसको अगर कोई देखा जाए तो वो प्रोकार्योटिक सेल थी। अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स से है ये सेल यहाँ पे, पता है आप लोगों को। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। अच्छा, अब ये पुरानी है तो डेफिनेटली इतनी पुरानी है तो आप समझ सकते होंगे कि इसने हर तरीके का माहौल देखा होगा, हर तरीके का वातावरण देखा होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हर तरीके के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रह सकती है। जब हम बोल रहे हैं हर तरीके के इन्वायरमेंट में, मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है। सपोज करो वोल्केनो हो गया तो उसमें भी ये सर्वाइव कर जाएंगी, या सी के नीचे लोअर बेसिस में भी ये लोग ये इन्वायरमेंट में कर सकती हैं। चाहे इनको सन दिखे चाहे ना दिखे, हर जगह रह सकती हैं। अच्छा, डोमेन इनका होता है बैक्टीरिया और आर्के। तो जो बैक्टीरिया और आर्के तीन डोमेन होते हैं, उसमें से बेसिकली ये दो डोमेन्स जो हैं, ये प्रोकार्योटिक सेल्स के होते हैं। शेप क्या होती है इसकी? शेप सिंपल स्फेयर, रॉड या स्पाइरल शेप की होती है। ठीक है। तो ये है इसकी डिटेल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसके आगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। तो ये है सेल का स्ट्रक्चर। ये ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो ये एक सेल है जिसका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हम इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो डरिएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। आपको एंड में जाते हुए सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहला हो गया कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? अगर मैं दवाई की गोली की बात करूँ, तो जैसे खाने की दवाई की गोली होती है, वो क्या करती है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है खाने वाला, उसको बचा के रखती है, राइट। तो उसको कवर करके रखती है। तो सेम काम कैप्सूल का होता है। कैप्सूल क्या करता है? किसी चीज को ओवरऑल कवरिंग देता है। ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर आपको जूम इन करके दिखाऊं, तो ये एक सेल है। इसकी जो आउटर मोस्ट, सबसे आउटर वाला जो एरिया है, ये वाला जो इसका एरिया है, इसको बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है। सबसे बाहर की बाउंड्री लाइन, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल क्या कैप्सूल कहाँ पे है, सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे हो गया यहाँ पे इसके हिसाब से। ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट वाला हो गया कैप्सूल। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या हो गई, जैसे हमने बोला कि बाहरी से लेयर पे है, तो इसलिए सबसे पहले चीज क्या हो गई कि आउटर मोस्ट लेयर पे है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। अच्छा, इसका नेचर क्या होता है? स्टिकी टाइप का नेचर होता है, यानी चिपकने वाला नेचर होता है। तो अब चिपकने वाला नेचर होगा तो क्या होगा, जैसे बबल गम होती है। बबल गम क्या, किसी ने, आपने देखा होगा स्कूल में, किसी ने चिपका दिया तो वो चिपका दिया तो वो चिपक गई। इसी तरीके से जो कैप्सूल का काम है वो चिपक जाने वाला काम है। ठीक है। तो ये कहीं भी चिपक जाती है जाके। जो क्या, इससे क्या होता है, सेल को कहीं भी सेल जा रही है, वो कहीं चिपक गई है कोने में जाके। अब वो जहाँ चिपक गई बस वो चिपक गई। तो इसलिए उसको हेल्प करती है चिपकने के लिए। और इससे क्या करती है, प्रिवेंट करता है सेल को ड्राई आउट करने के लिए। ठीक है। और ये किस चीज की बनी होती है?
शुगर के पॉलीमर्स होते हैं, शुगर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे बनी हुई होती है। क्लास 9 के हिसाब से इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए समझना कि ये बाहर की लेयर पे है, नेचर इसका स्टिकी है, क्योंकि स्टिकी नेचर हुआ था इसलिए वो उसको स्टिक कर कहीं पे भी स्टिक करने में काम देगी, जिससे कि इसको सेल को हेल्प करेगी। ठीक है, और शुगर पॉलीमर से बना होता है। बायोलॉजिकल नाम जो हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने पहला पॉइंट बोला, तो अब हम बात करते हैं दूसरा, सेल वॉल। तो आप देखेंगे कि ये दो पार्ट थे। पहला पार्ट ये था जो हमने डिस्कस किया था अभी, उसके बाद ये जो सेकंड वाला है ये सेल वॉल है, यानी कि जस्ट इसके लगा हुआ जो सेकंड वाला जो है, ये दूसरे वाला दिख रहा है, ये सेल वॉल है। वॉल क्या होता है अगर हम बात करें, वॉल एक दीवार होती है, राइट। तो जैसे दीवार का क्या काम होता है, दीवार का काम होता है प्रोटेक्शन करना। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में दीवार है, तो बाउंड्री लाइन जो बनी है उसका काम क्या है, बीच में करना है। या दो घरों के बीच में दीवार बनी हुई है तो उसका क्या काम है, बीच को रोकना, यानी कि एक घर दूसरे घर से अलग हो जाए। तो सेम ही हम कह सकते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या हुआ, सेल की दीवार। ठीक है, अगर सेल की दीवार है तो इसका क्या काम होगा, सबसे पहले होता है हार्ड इन नेचर, यानी जैसे दीवार हार्ड होती है वैसे इसकी सेल भी हार्ड होती है नेचर में, सेल की दीवार। अच्छा भैया, जो अंदर होगा, घर के अंदर बैठा होगा, अगर हम अपने घर के अंदर बैठे और हमारे घर के बाहर दीवार लगी है तो हमें उससे बचाएगा। इसी तरीके से ये इसको बचाती है, प्रोटेक्ट सेल के इंटीरियर को। ठीक है, और इसको शेप भी देती है सेल को, यानी जिस तरीके से दीवार बनी हुई होगी, जिस तरीके से भी बाउंड्री बनी हुई होगी, उसी तरीके से बनेगी। अच्छा, अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा भर गया सपोज करो, तो उसको बचाती है, यानी कि अगर ज़्यादा पानी भर गया है सेल के अंदर, तो उसको क्या कर रहे हो, उसने बाउंड्री बना लिया। जैसे हम बात करते हैं स्विमिंग पूल की, अगर पानी को खुले में छोड़ दे तो खुला चलता रहेगा, राइट। अगर हमने स्विमिंग पूल के अंदर उसकी बाउंड्री लाइन बनवाते हैं, जब हम बाउंड्री लाइन बनाते हैं तो पानी स्विमिंग पूल के अंदर अंदर चलता रहता है। ठीक है, तो पानी बाहर तो नहीं जाता। तो जिस तरीके से पानी उसमें बाहर नहीं जाता, इसी तरीके से सेल को प्रोटेक्ट करता है बर्स्ट करने से। जब उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है तो सेल वॉल उसको उस तरीके से बचाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल का काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा आ गया, हमने नंबर 1 की बात कर लिया, हमने नंबर 2 की बात कर लिया। अब हम देखते हैं, हमने इस नंबर 1 की बात कर लिया, नंबर 2 की बात कर लिया, अब ये नंबर 3 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम इसी तरीके से, अगर हम हायरार्की के हिसाब से भी समझे, तो ये 1 2 3 है, यानी कि सबसे पहले सबसे आउटर, उसके फिर उसके अंदर और फिर उसके अंदर। तो अब उसके अंदर तीसरे नंबर पे क्या है, वो आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो येलो वाला दिख रहा है हमें, ये येलो वाला दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन किस तरीके से होता है, जैसे हम प्याज को देखते हैं ना, प्याज की झिल्ली होती है, कवरिंग होती है, तो उस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अगर हम ऐसे समझे लेमन की सेंस में। अच्छा, इसकी पोजीशन कहाँ होती है, अरे हमने अभी तो देखा कि सेल वॉल के नीचे होती है, तो इसीलिए डेफिनेटली अंडर सेल वॉल होगी। ठीक है, अच्छा इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करती है भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्कूल में देखा है हमने, सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। अगर हम स्कूल में जाने लगते हैं, सपोज करो कि हमारा 8 बजे का क्लास शुरू होता है और हम उसके 8:30 बजे स्कूल में घुसने की कोशिश करते हैं, तो रोक लेता है, कहता है रुक जा भाई, अभी नहीं जा सकता, लेट हो गया तो। या पेरेंट्स आए, उनको बोलेंगे आपके पास पेरेंट कार्ड है तभी आप जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। तो वही सेम काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, वो पर उसका काम थोड़ा सा डेविएटेड है। वो ये देखता है कि कोई सब्सटेंस, यानी कोई चीज इस मेरी सेल के अंदर आएगी या नहीं आएगी, वो देखेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जिम्मेदारी है वो देखना भैया कौन इस घर में आएगा और कौन इस घर में नहीं आएगा। घर का मतलब यहाँ पे सेल से है, ठीक है। तो कौन सेल के अंदर आएगा और कौन सेल से बाहर जाएगा, वो काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट काम है। नहीं तो भैया जैसे टेररिस्ट घुस गए थे वैसे ही कुछ और घुस जाएगा और सेल को मरवा देगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, कुछ और भी नाम है क्या उसका, तो हम कह सकते हैं हाँ जी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि किस चीज की है, सेल की तो कवरिंग है ना, इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वैसे तो हमने पिछले सेशन में कवर कर लिया है, पर एक बार फिर भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये हाई लेवल में ही देखेंगे, डिटेल में देखना है तो आप प्लीज मेरे दूसरे सेशन को देख लीजिएगा। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये जो लिक्विड टाइप का, जो जेली टाइप का, ये बेसिकली क्या हुआ, ये एक तरीके से जैसे स्विमिंग पूल में पानी भरा होता है ना, जैसे सपोज करो ये दीवार बन गई, दीवार के अंदर ये सारा का सारा हो गया। तो अब ये इसके अंदर क्या है, जैसे स्विमिंग पूल में पानी भरा होता है, ये समझ लो कि इस तरीके से
ये जेली टाइप का लिक्विड होता है। अब ये जैसे हम सपोज करो स्विमिंग पूल में तैरने चले गए, ठीक है, तो जैसे हम आदमी तैरने चले गए ऐसे दूसरे कंपोनेंट्स इसके अंदर घूम रहे हैं। अब इनके बीच में वो पानी टाइप भी जेल भी घूम रहा है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को अभी के लिए मान के चलो कि जेल है, जेल टाइप का लिक्विड है जो ज़्यादातर पानी का बना हुआ होता है, पर इसके अलावा कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होते हैं। अच्छा, तो जैसा मैंने बोला कि जेल टाइप का सब्सटेंस होता है, पानी होता है ज़्यादातर, और भी चीज़ें होती हैं जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, सॉल्ट्स हो गया, या सेल के दूसरे कंपोनेंट्स हो गए उसके अंदर होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आया भैया न्यूक्लियोइड। अब ये न्यूक्लियोइड थोड़ा ना ज़रा इंपॉर्टेंट सा आइटम है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं हम। ये जो है ना इसके सेंटर सा एरिया बना हुआ है जो यहाँ पे ये वाला ये देख रहे हैं हम, ये इसके अंदर होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक तरीके से क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस का एक तरीके से इनिशियल वर्जन होता है, यानी कि मान लो कि अभी वो डेवलप ही नहीं हुआ, ठीक है, प्रीमेच्योर स्टेज है। जैसे मुर्गी बनने से पहले अंडा रहता है ना, अंडे से पहले वो जो गीला गीला सा रहता है, तो वो एक तरीके से मान लो कि डेवलप ही नहीं हुआ, तो वो न्यूक्लियोइड है, ठीक है। इनिशियल फेज जो हो गई वो न्यूक्लियोइड हो गई इसमें, ठीक है। पर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड ही होता है। अच्छा, होता है न्यूक्लियस के जैसा। शेप क्या होती है इसकी? कोई रेगुलर शेप नहीं होती, यानी कोई पूछे कि भैया इसकी कोई फिक्स शेप होती है क्या न्यूक्लियोइड की? नहीं, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, इसलिए हमने इसको बोला कि इसकी इरेगुलर शेप होती है। और ये इंपॉर्टेंट होता है, क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसकी कोई शेल नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती, मेम्ब्रेन्स नहीं होती, तो इसलिए क्या होता है कि इसकी कोई वैसे प्रोटेक्शन टाइप नहीं है। तो जैसे न्यूक्लियस में हम देखेंगे कि वो एक कवरिंग में होता है, इसमें हमने देखा कि ये कोई कवरिंग नहीं होती इसकी, तो इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें, ठीक है। चलो अगला आया भैया प्लाज्मिड या डीएनए। अब ये आया प्लाज्मिड, ये हमें ये दिख रहा है, ये एक रिंग टाइप का होता है, जैसे कि छोटी सी रिंग बनी हुई हो, अगर मैं यहाँ देखूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये हरा सा रिंग टाइप का बना हुआ है, ये डबल लेयर में जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो अगर डायग्राम बनाने को आ जाए ना, तो छोटी सी एक रिंग सी बना देना डबल लेयर में सेल के अंदर। चलो इसके बारे में देखते हैं होता क्या है। अच्छा, सबसे पहली बात, कुछ भी आने लगे ना उसके बारे में देख लो कि क्या बोला है। तो जैसे सबसे पहले शेप ही लिख दो उसकी, कि छोटी सी रिंग टाइप की शेप होती है, और उसके अंदर क्या करता है, नॉन क्रोमोसोमल डीएनए रखते हैं। डीएनए को हम थोड़े डिटेल में ना आगे पढ़ लेंगे। तो एक क्रोमोसोमल होते हैं, नॉन क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, इसके बारे में वो रखता है, ठीक है। अच्छा, ये जीन्स को कैरी करने के काम आता है भैया, ठीक है। चलो अब आ गया फ्लैगेलम। अब ये फ्लैगेलम ना थोड़ा सा बड़ा स्टाइलिश सा आइटम है। यहाँ पे जैसे पूंछ देखी है आपने, जैसे सांप चलता है तो सांप ऐसे ऐसे लहरा के चलता है, या ऐसे ही आपने वो देखा होगा कि एक्वेटिक वो होता है, एक वो जीव होता है जिसकी वो पूंछ सी चलती है। तो ये बड़ा स्टाइलिश सी पूंछ सी दिख रही है आपको, ये जो पूंछ घूम रही है यहाँ पे, तो ये सेल हो गई, सेल की बॉडी हो गई। इसके पीछे भैया हनुमान जी की पूंछ टाइप है ये, ठीक है। तो जो पूंछ चल रही है ना हनुमान जी की पूंछ टाइप, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैगलम। अच्छा, इसका काम क्या हो सकता है? अगर आप देखो तो जैसे हम वो चलाते हैं ना, कि बोट चलाते हैं, तो बोट के पीछे एक वो हिलाने वाला होता है जो हवा इधर उधर से डायरेक्शन करके उसको बोट को चलाता है। तो वो क्या डायरेक्शन सेट, जैसे ही हम आगे बोट में डायरेक्शन सेट, मैनुअल वाली बोट में डायरेक्शन सेट कर देते हैं लेफ्ट को, तो बोलता है लेफ्ट, राइट तो राइट। तो सेम काम फ्लैगलम का है। फ्लैगलम क्या करता है, सेल के काम आता है, यानी कि सेल अगर मूव हो रही होती है, सेल चल रही है कहीं, भाई जा रही है, ठीक है। अब सेल जा रही है, समुद्र के अंदर ये सेल है, वो सेल जा रही है, तो जाएगी चलेगी कैसे? भैया इसके हाथ पैर तो है नहीं। अब इसके हाथ पैर नहीं है, तो ये मान लो कि ये उसके हाथ पैर ही है, ये इसको मूवमेंट का काम करती है, ठीक है। तो देखते हैं, इसके सेल के मूवमेंट में काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं कि इसके सेल के मूवमेंट में काम करता है। साइज इसका थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि देखा सेल के हिसाब से हमने देखा तो थोड़ी बड़ी साइज में है, ठीक है। अच्छा, टेल लाइक पूंछ टाइप थी ना, जैसे मैंने बोला, तो पूंछ टाइप की स्ट्रक्चर है जो प्रोपेलर की तरह काम करती है, जैसे सेल को, जैसे कि पानी में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बोट का, कि बोट के पीछे होता है जो डायरेक्शन के लिए वैसे ऐसे डायरेक्शन दिखाता है बोट को, है ना। तो ये इसका काम होता है फ्लैगलम का। तो बेसिकली फ्लैगलम का मेन काम है मूवमेंट को, सेल के मूवमेंट के काम आता है। अगले होते हैं फूड ग्रैन्यूल्स। फूड ग्रैन्यूल्स ये येलो येलो से जो दिख रहे हैं ना, जैसे ये वाला येलो दिख रहा होगा आपको सर्कल सा, ये वाला येलो सर्कल दिख रहा होगा आपको,
ये वाला येलो सर्कल दिख रहा होगा, ये होते हैं फूड ग्रेन्यूल्स। ये होते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म के काम आते हैं और स्टोर सेल एनर्जी को रिजर्व करके रखते हैं। जैसे होता है ना, हम बोलते हैं कि खाने को भैया बचा के रखो, अगर अभी नहीं है, जैसे सपोज करो सर्दी के का सीजन में काम आएगा, जिन एरियाज में खाना नहीं होता ज़्यादा, बोलते हैं कंसर्व करके रखो, ठीक है, बचा के रखो, ताकि जब ज़रूरत हो तो हम इसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे गाँव में हमने देखा होगा कि बड़े बड़े कंटेनर्स होते थे जिसके अंदर गेहूँ और चावल भर के रखते हैं, तो सारा साल उसमें से यूज़ करते रहते हैं। तो जो वो जो कंटेनर होते हैं ना, उसका वो कंटेनर की तरीके से अगर हम कंटेनर को रिप्लेस करते हैं फूड ग्रेन्यूल्स वर्ड से, तो ये फूड ग्रेन्यूल सेल के अंदर यही काम करते हैं, जो कि गांव में घर के अंदर स्टोरेज वाले कंटेनर्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए, और स्टोर करते हैं एनर्जी को रिजर्व्स में। रिजर्व्स में करते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में यूज ही होती होगी, है ना। अच्छा, अगला है राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स को अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपको डॉट 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 दिख रहे होंगे, ये जैसे 3 डॉट, ये छोटी सी वो जो गोली होती है ना खाने वाली, जैसे ये दिख रहे हैं, ये दिख रही है आपको, ये दिख रहे हैं, ये सारे ना इसके अंदर घूम रहे हैं, ये पर ये अलग अलग सेट में पड़े हुए हैं, इनको राइबोसोम्स बोलते हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है? एक तो सबसे पहली चीज ये है कि बहुत जरूरी आइटम है ये, तो प्रोटीन को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी है। जैसे पता ही है आपको कि हम लोग अगर खाना खाते हैं तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, ठीक है, उसी तरीके से सेल के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है। अच्छा, तो प्रोटीन बनता है, सेल तो है, अब सेल बेचारा मार्केट में जाके तो सामान खरीद के लाएगा नहीं कि उसको प्रोटीन खरीदना है, प्रोटीन खाएगा और मोटा हो जाएगा। तो उसके अंदर अपने अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो उस चीज़ को बोलता है राइबोसोम। वो बेचारे अंदर ही अंदर प्रोटीन बनाने में लगे रहते हैं। तो जो खाना बनाने वाला जो होता है ना, जो प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी है, उसको राइबोसोम बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ घर पे खाना बनाने वाला कुक होता है ना, वैसे ही यहाँ प्रोटीन बनाने वाला जो होता है ना सेल के अंदर, उसको राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, डीएनए को पढ़ता है, आरएनए को पढ़ता है, सॉरी, और उसको सिंथेसाइज यानी प्रोटीन बनाता है। तो क्या करता है, आरएनए लेता है और प्रोटीन बनाता है। क्या करता है, आरएनए लेगा और प्रोटीन बना देगा। ठीक है, अब आरएनए क्या होता है? आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एसिड है एक तरीके से का, जिसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और प्रोटीन कहाँ यूज होगा? अरे भाई, सेल के अंदर बन रहा है तो सेल अपने ही करेगी ना, घर में खाना बन रहा है तो घर में ही खाएंगे ना। तो इसी तरीके से सेल के अंदर बन रहा है, और जो बना रहा है उसको राइबोसोम बोल रहे हैं, और यूज कहाँ हो रहा है, वो सेल के अंदर यूज होगा। तो ये राइबोसोम का काम है। अब आया पिल। पिल क्या होता है? छोटी छोटी कील कील सी दिख रही होंगी आपको इसके अंदर, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, आप ये देखो, ये छोटी कील सी दिख रही है, ये छोटी कील, ये छोटी कील, ये छोटी कील, इस टाइप से दिख रही होंगी, ये सारे में हर तरफ, ये एक तरीके से ना छोटी छोटी कील सी हैं। तो एक तरीके से भाई बहन है इसकी फ्लैगला के, फ्लैगलम की। ठीक है, पर इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है? छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उस तरीके से होती है। साइज तो स्मॉल देख ही लिया आपने कि छोटे से साइज होता है। फंक्शन क्या करती हैं कि दूसरी जो बैक्टीरिया की सेल्स वगैरह होती है ना, उनके साथ चिपक जाती हैं ये। अब ये क्या करती है, कोई दूसरी बैक्टीरिया उसको पकड़ के लाएगी, छोटे वाले को, जैसे भाग रही है तो दूसरे वाले को पकड़ लेगी, चल भाई तू भी इधर आ जा, है ना। तो वो दूसरे को पकड़ लेगी। तो ये काम है पिल का, तो छोटे से साइज में पर बड़ा काम है इसका। ठीक है, चलो, अब आ गया ये ओवरऑल। अगर देखा जाए तो अब तक हमने सारे कंपोनेंट्स बात कर लिए थे। एक मैंने ओवरऑल एक कंसोलिडेटेड व्यू बनाया जिसके अंदर के हमने सारे कंपोनेंट्स देखे। तो हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपल सेल होता है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। ये सारे हमने पार्ट्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने देखा था आउटर लेयर जो कैप्सूल था। उसके बाद हमने सेकेंड लेवल पे लेवल की बात करें तो पहले कैप्सूल था, उसके बाद सेल वॉल आई यानी उसकी दीवार आई, उसके बाद उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी झिल्ली आई, उसके बाद साइटोप्लाज्म यानी जैसे मैंने बोला था कि पानी भरा हुआ है स्विमिंग पूल में, तो ये सारा पानी या जेल टाइप भरा हुआ आया। उसके बाद ये डीएनए आ गया इसके अंदर, ये वाला। अच्छा जी, उसके बाद ये इसकी आ गई पूंछ, फ्लैगलम, जो कि इसको मूव कर रही है, घुमाने। भाई अगर घर में ही बैठे रहे, घूम फिर नहीं आया उसको, तो बेचारे को क्या होगा, वो एक जगह फंसा रहेगा, है ना। और खाना, फूड ग्रेन्यूल ये हो गया, और ये राइबोसोम जो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ये भाई साहब हमारे खाना बना रहे हैं, और ये वाले उसको स्टोर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है,
अब ये पूरी पिल जो है उसको एक तरीके से दूसरी सेल से जाके अटैच हो जाती है, अगर एक या एक से ज़्यादा सेल से जाके अटैच। और ये न्यूक्लियस वाला एरिया था, न्यूक्लियोइड वाला एरिया था, नॉट न्यूक्लियस, सॉरी। तो इस तरीके से करके ये पूरा ओवरऑल सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ था, सिंपल। तो अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए तो प्लीज़ ये एग्जांपल देख लीजिएगा, इस तरीके से बना दीजिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बटन दबा के रखिएगा ताकि आप मेरे आने वाले सेशंस को देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।